नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी। आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौर्य उत्तरकाल है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने जो मौर्य काल था उसका पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया था, जिसमें हमने उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व उसका पतन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से देख ली थी। अगर आपको उस वीडियो में कोई भी दिक्कत लगती है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब देखिए, अब आता है हमारा मौर्य उत्तरकाल। अब आप सोचेंगे कि जब मौर्य काल में इतने महान सम्राट थे, इतने महान राजा थे, तो उसका पतन क्यों हुआ। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो चीज़ जन्म लेती है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे थी कि जब अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे इतने महान सम्राट थे, तब भी मौर्य वंश का पतन कैसे हो गया। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शायद बताया था कि जो अशोक था वही मेरे हिसाब से मौर्य वंश का पतन का कारण वहीं से शुरू हो गया था, क्योंकि अशोक ने जो धम्म की नीति अपना ली थी, उसने धर्म को तो पूरी तरह से आपस में प्रचार कर दिया था, लेकिन उसने जो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरा साम्राज्य विध्वंस हो गया था। लोगों में उसके प्रति कोई डर ही नहीं रहा था, क्योंकि एक राजा के लिए युद्ध करना ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। तो इसलिए उसका पतन तभी से स्वाभाविक हो गया था। ठीक है, तो जो अशोक की शांति का प्रति जो दृष्टिकोण था वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। उदाहरण के लिए, जैसे उसने कलिंग विजय के पश्चात कलिंग राज्य जब उसने वापस कर दिया था और उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है, तब से उसने सारे युद्ध छोड़ दिए थे। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देखिएगा, तभी आपको आगे की वीडियोस अच्छे से समझ आएगी, तभी आपको पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य में क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों, मौर्य काल का जो अंतिम शासक था बृहदर्थ, उसकी हत्या हो जाती है और उसके बाद अनेकों छोटे छोटे वंश साम्राज्य में आते हैं, मगध पर शासन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य उत्तर काल के बाद क्या क्या होता है। मौर्य उत्तर का मतलब है मौर्य के बाद का समय। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। इस साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख शासक थे, शासक वंश आए। कौन से? शुंग वंश, कर्णव वंश, आंध्र सातवाहन और वाकाटक वंश। ये 4 वंश हैं। फिलहाल हम पढ़ेंगे इन्हें, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है इनके लिए वो सारी हम यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं शुंग वंश। शुंग वंश क्या था और ये कैसे आया। तो 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक जो शासन करता है वो शुंग वंश करता है। इसका जो संस्थापक है, जिसने इसकी स्थापना की है, वो पुष्यमित्र शुंग है। ब्राह्मण मौर्य सेनापति बृहदर्थ की इसने हत्या कर दी थी, और ये जब मौर्य साम्राज्य था उस टाइम ये उनका सेनापति था, लेकिन उसने अपने राजा की हत्या कर दी थी जो बृहदर्थ था। ठीक है, और शुंग वंश की नींव रख दी थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक है। दोस्तों, अब शुंग वंश शासन में आया, इसकी जानकारी कैसे मिलती है। तो बाणभट्ट रचित हर्षचंद्र से इसकी जानकारी मिलती है, पतंजलि कृत महाभाष्य से इसकी जानकारी मिलती है, कालिदास की पुस्तक है, एक ग्रंथ है मालविका अग्निमित्रम से भी इसकी जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में भी इसका उल्लेख किया गया है, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ में भी इसका वर्णन मिलता है। देखिए, जो ये नाम आए हैं और जो इनके ग्रंथ हैं वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर्स उठा के देखें
तो उसमें आप देख सकते हैं कि ग्रंथों से भी बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं तो जैसे आपको 3 तो सही दे देगा और एक अलग दे देता है, तो आपको कहता है कि पहचानिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आपको सभी ग्रंथ के जो लेखक हैं वो याद होने ज़रूरी हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ये हमारा शुंग वंश था, इसकी राजधानी थी विदिशा। इसकी राजधानी इन्होंने क्या बनाई? विदिशा। इससे पहले जो मौर्य काल था उसमें पाटलिपुत्र राजधानी चलती आ रही थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 बार यवनों से युद्ध किया था। कितनी बार? 2 बार यवन शासकों से युद्ध किया था। प्रथम युद्ध जो किया था वो कब किया था? यवन सेनापति ड्रेमेडियस के साथ किया था। ठीक है, जो एक यवन सेनापति था ड्रेमेडियस, उसके साथ इसने युद्ध किया था, जिसमें जो ड्रेमेडियस था वो पराजित हो गया था और जो पुष्यमित्र शुंग था वो जीत चुका था। इसका वर्णन कि उसने ऐसे युद्ध किया, प्रथम युद्ध का वर्णन गार्गी संहिता में मिलता है। जो इसका द्वितीय युद्ध था उसे वसुमित्र, जो इसका पौत्र था, उसने इसका प्रतिनिधित्व किया था। पुष्यमित्र शुंग का वो पौत्र था, पोता मतलब। इसने यवन सेना, मिनांडर था, यवन की तरफ से जो उसका सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था वो मिनांडर था, लेकिन यहाँ भी मिनांडर पराजित हो जाता है। तो दोनों बार जो जीता था वो पुष्यमित्र शुंग ही जीता था। द्वितीय युद्ध का वर्णन, मतलब जो दूसरा युद्ध हुआ था, इसका वर्णन मालविका अग्निमित्रम, जो कालिदास की पुस्तक है, यहाँ से मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। कितनी बार? 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको पहली वीडियोज़ में भी बताया था कि जो राजा होता है वो अपना घोड़ा छोड़ देता है, एक घोड़ा अपने राज्य से छोड़ देता है, और जिस जिस राज्य में वो घोड़ा जाकर घूम देता है और उस घोड़े को कोई नहीं रोक पाता, तो वो साम्राज्य उस राजा का हो जाता है। तो उसे कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ। अश्व का क्या मतलब है? घोड़ा। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए। ये मतलब शुंग वंश का पहला शासक था जिसने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। शुंग शासकों के काल में ही पतंजलि ने अष्टाध्यायी जैसे दरुह ग्रंथ, महाभाष्य लिखा था। इम्पोर्टेंट चीज़ है, पतंजलि ने ही, एक चीज़ और याद रखिएगा कि पतंजलि ने ही अश्वमेघ यज्ञ यहाँ पर करवाया था पुष्यमित्र शुंग के लिए। ठीक है, और पतंजलि ने अष्टाध्यायी जैसे दरुह ग्रंथ का महाभाष्य भी यहाँ लिखा था। इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, याद रखिएगा। इसके बाद आता है मनु ने मनुस्मृति की रचना शुंग काल में की थी। कौन से काल में की थी? जो शुंग काल था उसमें ही, जो हम मनुस्मृति आज भी पढ़ते हैं, तो उसकी रचना भी शुंग काल में ही हुई थी। 3री शताब्दी में बरहूत स्तूप, एक स्तूप होता है बौद्ध धर्म का, जो एक बहुत ही पवित्र माना जाता है, ऐसा होता है। यहाँ पर एक छत्र लगा होता है, इसके चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है जिसमें परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था? पुष्यमित्र शुंग ने ही उसका निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? देवभूति था। इसकी हत्या कौन कर देता है? वासुदेव कर देता है। वासुदेव कौन है? कण्व वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, जब देवभूति की हत्या वासुदेव कर देता है तो वासुदेव दूसरे वंश का है, तो वो अपने वंश की तो स्थापना करेगा, तो उसने कण्व वंश की स्थापना कर दी। समय क्या था? 73 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतनी वीडियो समझ आ रही होगी। देखिए, हम पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि हमने इतना सा वंश पढ़ा है, इसके बारे में ज़्यादा प्रमाण भी नहीं मिलते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैंने इस वीडियो में रखी हैं। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो मैं गारंटीड कह सकती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अब देखते हैं कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी 73 ईसा पूर्व में। इसकी जो जानकारी के स्रोत हैं वहाँ से कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिस पर भूमि मित्र खुदा हुआ है, मतलब ऐसे सिक्के हैं जिन पर भूमि मित्र लिखा हुआ है। उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कण्व वंश यहाँ पर रहा होगा, क्योंकि जो भूमि मित्र लिखा हुआ है वो ऐसा माना जाता है कि यहाँ का कोई शासक रहा होगा।
कण्वों के समय मगध की सीमा सिमटकर बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक रह गई थी। मतलब एक कमज़ोर बनता जा रहा था अब साम्राज्य, क्योंकि जो राजा थे वो इतने शक्तिशाली नहीं रहे थे, तो इसलिए यह कमज़ोर बनता जा रहा था। अब इस वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों, वो सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा। इसकी हत्या कर देता है शिमुक। शिमुक इसकी हत्या कर देता है, जिसे आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, सुशर्मा जिसकी हत्या शिमुक कर देता है और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर देता है, और यहाँ से शुरू होता है हमारा आंध्र सातवाहन वंश। अब देखिए, आंध्र सातवाहन क्यों कहा गया है इन्हें? आंध्र का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, आंध्र प्रदेश में निवास करने वाला। तो ये ऐसा माना जाता है कि पुराणों के काल से ही यह आंध्र प्रदेश में एक वंश चल रहा था जो यहाँ पे अपना शासन करता था। ठीक है, लेकिन अब ये क्या कर रहा था? अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, शक्तिशाली होता जा रहा था। तो देखिए, पुराणों में भी इस वंश को आंध्र भृत्य व आंध्र जातीय कहा गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। किस वंश को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है? तो आंध्र सातवाहन वंश को ऐसा बोला गया है। इसकी जो स्थापना की है वो शिमुक ने की है, हमने पढ़ाई है। सुशर्मा को मारा था और शिमुक ने स्थापना की है। पुराणों में इसको सिंधुक, शिशुक, शिप्रक, वृषल नाम से पुकारा जाता है। मतलब इतने नाम इसके बताए गए हैं। इसकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। अब तक राजधानी क्या चल रही थी? तो विदिशा अब तक की राजधानी चल रही थी, लेकिन अब क्या हो गई थी? अब इसने राजधानी प्रतिष्ठान इस समय पर हो गई थी। शिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण गद्दी पर बैठता है। उसका जो छोटा भाई होता है कृष्ण गद्दी पर बैठता है। ठीक है, लेकिन यह कोई इतने कुशल कार्य नहीं करता, कोई इसका इम्पोर्टेंट कार्य नहीं है। फिर इसके बाद इसका पुत्र सातकर्णी प्रथम, जो कृष्ण का पुत्र होता है, वो गद्दी पर बैठता है और शासक बनता है। प्रथम शासक जिसने सातकर्णी प्रथम की उपाधि धारण की थी। ये ऐसा शासक है जिसने सातकर्णी की उपाधि धारण की थी। इसका जो उल्लेख मिलता है वो हमें नानाघाट अभिलेख या नागनिका अभिलेख भी जिसे कहा जाता है, वहाँ से हमें इसका उल्लेख मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो ये चीज़ अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप इसे इम्पोर्टेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब देखिए, सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। ठीक है, और सम्राट की उपाधि भी इसने धारण की थी। अब तक तो सातकर्णी की उपाधि ही धारण की थी, अब सम्राट की भी की। साथ में दक्षिणापथपति तथा अप्रतहत चक्र, ये 2 उपाधि भी धारण की थी। दक्षिणापथपति का अर्थ होता है दक्षिण का जो रास्ता है उस पर भी अधिकार करने वाला। ठीक है, तो ये 2 उपाधि इसने ही धारण की थी। उपाधि पूछी जाती हैं तो उपाधि भी आप याद रखिएगा, और कुछ नहीं तो दक्षिण पथ वाली उपाधि याद रखिएगा, और एक सातकर्णी वाली और एक सम्राट, ये 3 रखिएगा। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता है। सातकर्णी प्रथम ने गाथा सप्तशती, कौन सा है? गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की थी। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया था। भाषा याद रखिएगा, भाषा से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कौन सी भाषा में लिखा था? प्राकृत भाषा में लिखा था। गाथा सप्तशती मतलब ये एक कवि भी था, ये एक लेखक भी था। एक शासक तो था ही, लेकिन एक लेखक के गुण भी इसके अंदर थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट शासक रह जाता है हमारा। अब देखिए, बृहत कथा के रचयिता गुणाद्य तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के रचयिता भी इसके काल में निवास करते थे, और वो कौन थे? हॉल थे। हॉल ने ही गुणाद्य कातंत्र की रचना की थी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सातवाहनों की जो भाषा थी वो प्राकृत तथा लिपि जो थी ब्राह्मी थी। देखिए, तभी तो उसने प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखा है अपना, गाथा सप्तशती। ठीक है, तो जो इनकी लिपि थी वो ब्राह्मी थी। जैसे आज हम हिंदी पढ़ते हैं, जैसे मुझे हिंदी का ज्ञान है तो मैं हिंदी में ही तो लिखूंगी, और लिपि मेरी कौन सी होगी? देवनागरी होगी। तो ऐसे ही उनकी भाषा तो प्राकृत थी, लेकिन जो लिपि थी वो क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी दोस्तों। अब देखिए, सातवाहन ने चांदी,
तांबे, सीसा, पोटीन तथा कांसे की मुद्रा चलाई। पहले प्राचीन काल में पहले ऐसे शासक हुए हैं, पहला ऐसा वंश हुआ है जिसने इतने सिक्के, इतने मतलब धातुओं के सिक्के चलवाए हैं। तांबे, चांदी, शीशा, पोटीन और कांसे। ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा भी इन्होंने ही चलाई थी कि ब्राह्मणों को हम भूमि दान देंगे, कि वहाँ पे वो मंदिर बनवाएं या कुछ भी चीज़ बनवाएं, ठीक है, धर्मशाला बनवाए। इस सब की प्रथा भी सबसे पहले सातवाहनों ने ही चलवाई थी। सातवाहन का जो समाज था वो कैसा था दोस्तों? तो वो मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक समाज हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सातवाहन शासक थे, जैसे शिमुख सातकर्णी, गोमती पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र, पुलुवामी, यज्ञश्री सातकर्णी, तो देखिए सबके पहले थोड़ा वैसा नाम आ रहा है ना, मतलब गर्ल्स नेम आ रहा है, जैसे गोमती। गोमती किसका? महिला नाम हो गया। तो ऐसे ही वो अपने नाम के आगे ऐसा माना जाता है कि अपना माता का नाम लगाते थे, तो इसलिए इसे मात्र सत्तात्मक माना गया है। अब देखिए दोस्तों, इसकी स्थापत्य कला की बात करें तो कार्ले, अजंता एलोरा की गुफा, अमरावती नामक स्थापत्य कृति का निर्माण भी सातवाहन शासकों ने किया था। ऐसे पूछा जाता है कि कार्ले चैत्य का निर्माण किसने किया था? तो सातवाहन शासकों ने ही कार्ले चैत्य वगैरह का निर्माण सब किया था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम वाकाटक वंश और शुंग वंश भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारे जो छोटे छोटे जो ये वंश हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद भारत के यवन राज्य, ठीक है, कि भारत में कहाँ कहाँ यवन राज्य हुए वो सब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।